हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ NIVS बोर्ड का चैप्टर, जो कि बच्चों आपके थ्योरी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो TMA के चैप्टर थे बच्चों 40% वो चैप्टर आपके नहीं आएंगे। जो 60% थ्योरी वाले चैप्टर्स थे उनको मैं करा रहा हूँ बच्चों। तो उसमें से आज हम 25वां चैप्टर्स का स्टार्ट करें, मानवाधिकार। यह आपके एग्ज़ाम में आएगा। इससे पहले बच्चों आपकी डेट शीट आ गई, अगर आपको पता ना हो उसको आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना। हॉल टिकट भी आ गई बच्चों, डेट शीट भी आ गई है। तो मानवाधिकार किसे कहते हैं बच्चों? मानव का मानव होने के नाते अधिकार को हम क्या कहते हैं? मानवाधिकार। इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार के बारे में बच्चों मूल तथ्य हमें याद रखना चाहिए कि किसी राजा या किसी राजनीतिक संप्रभु के द्वारा उपहार में नहीं दिया गया है, बल्कि ये वे अधिकार है जो मानव अस्तित्व में समाहित होते हैं। यानी मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं ना, उन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और मानवाधिकार बच्चों कैसा है? सार्वभौमिक है। इसकी प्रवृत्ति जो है सार्वभौमिक है, यानी किसी एक राज्य किसी से मिलती जुलती नहीं है। इसकी प्रवृत्ति बच्चों कैसी है? सार्वभौमिक है। सभी राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में इसको दिया जाता है। ये अविभाज्य और परस्पर निर्भर होते हैं। तो पहला पॉइंट, मानवाधिकार सार्वभौमिक है। और मनुष्य की गरिमा ये मानवाधिकार का सार है। यानी मानवाधिकार में क्या चीज़ देखा जाता है बच्चों? इंसान की गरिमा को देखा जाता है। क्वेश्चन पूछे बच्चों मानवाधिकार किसे कहते हैं? तो मानव होने के नाते जो अधिकार होता है वो मानवाधिकार कहलाता है। जैसे हमें इंसानों को बच्चों कई सारे अधिकार चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए। तो ये सारे क्या मानवाधिकार के अंदर आते हैं। तो इस पार्ट में बच्चों, इस पार्ट का उद्देश्य क्या है? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मानवाधिकार की मूल अवधारणा। और इस मूल अवधारणा में बच्चों 4 मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे और मानवाधिकार की मुख्य श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकेंगे। मानवाधिकार के विकास संबंधी बातों को जानेंगे और भारत में मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ ये सभी जानेंगे। जैसे हमें पता है बच्चों 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना भारत के अंदर। मानवाधिकार के संरक्षण और संरक्षण में संवर्धन में गैर सरकारी संगठन यानी NGO की क्या भूमिका है? 2 NGO के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एक का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक का नाम है ह्यूमन राइट वॉच। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मानवाधिकार की मूल अवधारणा बच्चों, इसमें सबसे पहला है बच्चों संस्थापित या शास्त्रीय मानवाधिकार। 18वीं 19वीं सदी में बच्चों जो मानवाधिकार की अवधारणा चली थी, जो अधिकार की अवधारणा चली थी, उसे संस्थापित और शास्त्रीय मानवाधिकार कहते हैं। इसके अंदर बच्चों नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों, इसके अंतर्गत बच्चों नागरिक और राजनीतिक अधिकार को सम्मिलित किया गया था। तो यदि आपसे पूछे बच्चों कि संस्थापित मानवाधिकार में कैसे कैसे अधिकार आते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिक अधिकार आते हैं और राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार उसे कहते हैं बच्चों जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो पहला हो जाएगा बच्चों आपका संस्थापित या शास्त्रीय मानवाधिकार। अगला बच्चों आपका दूसरा आता है मौलिक और मूल अधिकार। जैसे कि जानते हैं बच्चों जो मौलिक अधिकार होते हैं वो अधिकतर सरकारों के द्वारा दिया जाता है और सरकार इनको छीन भी सकती हैं आपातकाल के टाइम पे। तो उसी को हम बच्चों मौलिक और मूल अधिकार कहते हैं। यानी कुछ अधिकार बच्चों इतने महत्व के होते हैं कि उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जब नीतियां हम बनाते हैं ना, तो उसमें भी प्राथमिकता दिया जाता है। इन्हीं को हम मौलिक या मूल अधिकार कहते हैं। और अधिकतर देशों ने बच्चों मूल अधिकार देना चालू कर दिया है। तीसरा आता है बच्चों सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार। यानी जो मानवाधिकार होता है वो सभी समूह को भी मिलते हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलता है। तो सामान्यतः अधिकांश मानवाधिकार का संबंध बच्चों व्यक्ति से होता है, यानी एक व्यक्ति से होता है। अतः यह स्पष्ट हो गया है कि उनमें कुछ अधिकारों का प्रयोग केवल समूह द्वारा भी किया जा सकता है। तो सामूहिक और व्यक्तिगत मतलब कुछ समूह का होता है, कुछ हो। चौथा आएगा बच्चों की प्रथम पीढ़ी, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के अधिकार। अगर आपसे पूछे बच्चों ये किसने बांटा था, तो कोरेल व साक ने प्रथम तृतीय पीढ़ी के अधिकार बांटे थे। प्रथम पीढ़ी के अधिकार में बच्चों वही राजनीतिक और नागरिक अधिकार आ गया जो हमने शास्त्रीय अधिकार में पढ़ा था। दूसरी पीढ़ी के अधिकार बच्चों आर्थिक अधिकार के अमीर गरीब के बीच में खाई कम हो, सामाजिक जाति धर्म की लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो और सांस्कृतिक अधिकार को शामिल किया गया है। तीसरी पीढ़ी के अधिकार में आता है बच्चों एकजुटता का अधिकार, जिसमें शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, खाने का अधिकार है ना। तो ये सारे क्या है बच्चों? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी के
अधिकार है। अगर पूछे मानवाधिकार के कितने मूल उदाहरण बताए बच्चों, मैंने 4। शास्त्रीय हो गया, दूसरा मौलिक और मूल अधिकार हो गया, सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार हो गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के अधिकार। आपको बस बच्चों क्या करना है, एग्जाम में लिख कर आना है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेना है और अपनी बुक में इसी तरह अंडरलाइन कर लेना है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं बच्चों आपको करा रहा हूँ। अगला टॉपिक है बच्चों आपका कि मानवाधिकार की 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो इन 6 विशेषताओं को क्या करना है बच्चों, याद करना है। और इन 6 विशेषताओं की याद क्या करना है, इनके पॉइंट्स को याद करना है। बस पॉइंट्स एक बार याद हो गए बच्चों तो वो बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। तो मानवाधिकार के बच्चों पहली विशेषता है कि ये मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। और ये जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, किसी से ये छीन नहीं सकते। दूसरी विशेषता बच्चों कि मानवाधिकार सार्वभौमिक है। मानवाधिकार किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित नहीं है बच्चों, और ये किसी एक राष्ट्र, जाति, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। तो मानवाधिकार सार्वभौमिक यानी सभी के लिए है। तीसरी विशेषता बच्चों की मानवाधिकार सभी लोगों को समान मानते हैं, है ना। सभी मानव को अधिकार और गरिमा के मामले में समान स्वतंत्र पैदा हुए हैं, है ना, इसीलिए सबको मानवाधिकार समान मानता है। इस प्रकार उनमें समान अवसर हो गया, उपचार हो गया, है ना, दूसरों की परंपराओं, संस्कृति का सम्मान करने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, लैंगिकता, इन सभी चीज़ों में बच्चों मानवाधिकार क्या करता है, सभी लोगों को समान मानता है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आपको पॉइंट याद करना बच्चों कि मानव होने के नाते अधिकार, मानवाधिकार सार्वभौमिक है, मानवाधिकार सभी लोगों को समान मानता है। अगला है बच्चों चौथा कि ये अधिकार मूलतः व्यक्तिक होते हैं, यानी जितने भी मानवाधिकार होते हैं ये व्यक्तिक होते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि ये अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित होते हैं। पांचवा आएगा बच्चों मानवाधिकार के अंतर्गत मानवता के मौलिक सिद्धांत समाहित किए जाते हैं, यानी मेन इसका मकसद क्या होता है, मानवता होता है। और छठा पॉइंट है बच्चों कि मानवाधिकार का संवर्धन और संरक्षण सिर्फ एक देश की सीमा के अंदर ही नहीं होता है, बल्कि कुछ आदर्शों को स्थापित करता है जो पूरे विश्व में माने जाते हैं। तो अगर पूछे मानवाधिकार की कितने विशेषताएं बच्चों, 6 विशेषताएं हैं, और इन 6 विशेषताओं को आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद आता है बच्चों आपके कुछ प्रश्न जो मैंने कराए, और इन प्रश्न को बच्चों ये मोस्ट हैं, आपको इनको क्या करना है, याद करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि जानते हैं बच्चों इस बार NIOS बोर्ड ने आपके एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया है, और उस पैटर्न में बच्चों आपके MCQ आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, है ना, साथ ही साथ में ट्रू और फॉल्स आएंगे, मैचिंग आएंगे। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मानवाधिकार का मानवाधिकार मानव के अस्तित्व में अवस्थित है बच्चों, तो ये सही है। शास्त्रीय अधिकार के अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं, ये भी सत्य है। मानवाधिकार का संरक्षण देश की सीमा के अंदर ही होना चाहिए, ये गलत है बच्चों, देश की सीमा के बाहर भी होता है। मानवाधिकार देश है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए बराबर है। मानवाधिकार आवश्यक रूप से देश है, स्थिर, गतिशील या सीमित, तो ये गतिशील है बच्चों। मानवाधिकार के अंतर्गत मानवता के देश सिद्धांत शामिल किए गए हैं, मौलिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। उसके बाद है बच्चों कि मानवाधिकार के विकास के प्रमुख घटनाएं, तो कई सारे बच्चों प्राचीन चार्टर और यूरोप में संविधान के अधिकार की घोषणा की गई थी, तो इसी से एक नई अवधारणा का संकेत मिलता है बच्चों। जैसे प्राचीन यूरोपीय चार्टर मैग्ना कार्टा, यदि आपसे पूछे बच्चों मैग्ना कार्टा कब आया था बच्चों, सन 1215 में, और भारत में मैग्ना कार्टा भारत के मौलिक अधिकार को कहते हैं। 1579 में बच्चों नीदरलैंड में, 1689 में ब्रिटिश अधिकार बिल आया, है ना। 18वीं और 19वीं सदी के बच्चों अधिकारों को हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय अधिकार कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि आपका शास्त्रीय अधिकार किसे कहते हैं, तो जो अधिकार 18वीं और 19वीं सदी में प्रदान किए गए थे उन्हें हम बच्चों शास्त्रीय अधिकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण डेट्स दी गई है। सबसे पहले यदि आपसे पूछे बच्चों ILO कब बना था, ILO 1919 में बना था, और इसने क्या किया, विभिन्न श्रम संबंधित नियमों का जन्मदाता भी कहा जाता था। मानवाधिकार से रिलेटेड बच्चों महत्वपूर्ण तिथि आपसे पूछ सकता है, तो मैंने बताया था 1215 में क्या हुआ था, मैग्ना कार्टा आया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, 1776, यानी 1215 मैग्ना कार्टा, 1776 में बच्चों अमेरिका आज़ाद हो गया था। और यहाँ पे बच्चों ये डेट गलत है आपका, 1787 आएगा,
1787 में क्या हुआ था, अमेरिका का संविधान बना था। उसके बाद 1789 में बच्चों क्या हुआ था, तो मनुष्य के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा हुई थी और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे आए थे। 1946 में बच्चों 1940 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कब बना, 1946 में। और बच्चों 10 दिसंबर 1948 को इसने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की। इसीलिए 10 दिसंबर को बच्चों मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं बच्चों, 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र आया। अगर पूछो बच्चों 1993 में क्या हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 में भारत ने अपने वहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। विश्व के लिए कब बना था बच्चों, 1940 में, और भारत में कब बना था, 1993 में। उसके बाद बच्चों जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके द्वितीय विश्व युद्ध में भीषण अत्याचार हुआ था, और इसीलिए मानवाधिकार के युग का प्रारंभ इसी को माना जाता है बच्चों, क्योंकि इनसे इस विचार पे विराम लग गया कि राज्य का अधिकार है कि वे अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार व्यवहार करे। तो ये भी ध्यान रखना। अगर पूछो बच्चों आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको बच्चों 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के युग को ही मानवाधिकार का युग कहा जाता था। 1946 में बच्चों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को बनाया गया था, है ना, और 2 वर्ष से कम अवधि में भी इस आयोग ने मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र तैयार कर लिया, जो कि कब आया था बच्चों मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र, 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसके अंतर्गत बच्चों 33 अनुच्छेद थे, और विश्वव्यापी घोषणा की गई थी बच्चों कि मानव अधिकार का अब कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। आइए बच्चों एक बार 25.2 के पाठगत प्रश्न देख सकते हैं। ये आपके लिए बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको याद करना है। तो मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र बच्चों 1946 में आया, गलत बच्चों 1948 में आया था, तो यह असत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध की निरंतरता ने आधुनिक मानवाधिकार युग को प्रारंभ किया, ये सही है बच्चों। मानवाधिकार भी मौलिक अधिकारों की तरह लागू कराया जाता है, गलत है बच्चों, असत्य है। मानवाधिकार अब देश हो गए बच्चों तो सार्वभौमिक हो चुके हैं। विश्व के नेता देश में मानवाधिकार विश्व सम्मेलन के लिए इकट्ठे हुए थे, तो वियना में इकट्ठे हुए थे बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, वियना में इकट्ठे हुए थे। 18वीं 19वीं सदी के अधिकार को बच्चों शास्त्रीय अधिकार कहते हैं, ये आपके पॉइंट में नहीं है बच्चों, तो इसको याद कर लेना, शास्त्रीय अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में मानवाधिकार बच्चों, तो भारतीय संविधान ने बच्चों मानवाधिकार को महत्व को पहचाना है, और तीसरे अध्याय में बच्चों हमने मौलिक अधिकारों की गारंटी भी दी है बच्चों, जिसके अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय बच्चों इन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है। यदि आपसे पूछे बच्चों भारत में मानवाधिकार के लिए, जैसा आपको पता बच्चों हमारे वहाँ पे मौलिक अधिकार है, और मैंने पढ़ा रखा है मौलिक अधिकार बच्चों, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है, भाग 3 में बच्चों। मौलिक अधिकार को बच्चों संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आपके पास बच्चों पहले 7 मौलिक अधिकार थे बच्चों, अब कितने 6, 7वां संपत्ति का अधिकार हट गया है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन करता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ये सब मैंने आपको करा रखा है बच्चों, चैप्टर में रिवाइज करा रहा हूँ। हमारे वहाँ बच्चों अधिकार के साथ साथ ही बच्चों क्या है, कर्तव्य भी हैं, और कर्तव्य टोटल कितने बच्चों 10, लेकिन अब कितने हो गए 11, यानी शिक्षा का भी हो गया मौलिक कर्तव्य बच्चों 51 एम एन, 51 एम एन है। तो इसके साथ ही बच्चों प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी हैं, जो कि भाग 4 एम है और 51 एम है बच्चों। मौलिक अधिकार की गारंटी को अधिक मजबूत करते हैं। मौलिक अधिकार बच्चों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद 32 है, यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार उनको लागू कराएंगे, और अनुच्छेद 32 के तहत बच्चों सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। 5 अनुच्छेद 226 के तहत बच्चों हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है, हाई कोर्ट 6 रिट जारी करती है। मानवाधिकार के प्रसार में उच्चतम न्यायालय ने भूमिका प्रशंसनीय है बच्चों, और जैसे कि आप जानते हैं अनुच्छेद 21 भी हमारे वहाँ पे है। अनुच्छेद 21 क्या है बच्चों, जीवन जीने का अधिकार, यानी भारत के संविधान में भी बच्चों मानवाधिकार की गारंटी दी गई है।
1948 में बच्चों मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 के प्रारूप को निरंतर अनुभव किया। भारत ने बच्चों मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तथा अन्य 2 प्रसंविधाओं को कुछ फेरबदल के साथ भी स्वीकार कर लिया, यानी भारत में मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र को स्वीकारा गया है। अगला है बच्चों, भारत सरकार ने मानवाधिकार को मानने के लिए क्या क्या किया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया। फिर 12 अक्टूबर बच्चों 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना। राष्ट्रीय मानवाधिकार बच्चों पूरे राष्ट्र के लिए और राज्य के मानवाधिकार भी हमने बनाए हैं, यानी राज्यों के पास भी अपने मानवाधिकार है तो राज्य मानवाधिकार कहते हैं। 1993 में बच्चों मानवाधिकार के संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। मानवाधिकार तथा उससे जुड़े मसलों को बेहतर रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग बच्चों भारत सरकार ने बनाया था, जिसका अर्थ क्या है कि जीवन की, स्वतंत्रता की, व्यक्ति की गरिमा की, इन सभी से जुड़े अधिकार मानवाधिकार हैं, जिनकी सुरक्षा की गारंटी संविधान बच्चों देता है। ये भी ध्यान रखना। 1993 में गठन के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्वोच्च न्यायालय की पूरक संस्था के रूप में अपना काम कर रहा है और स्थिति और किसी संस्थान के क्रियाकलाप पर बच्चों नज़र बनाए रखता है और बेहतर तरीके से अपना काम मानवाधिकार आयोग कर रहा है, जो कब बना था बच्चों? 12 अक्टूबर 1993 को बना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बच्चों अनुच्छेद 12 में दर्ज अपने कार्य, विशेष रूप से शासन चलाने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच संबंधी अपनी शक्ति मानवाधिकार की सुरक्षा, उनके उल्लंघन को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए भी करता है। यानी देखता है बच्चों के अनुच्छेद 12 क्या कहता है मानवाधिकार का, उसके कार्य क्या है, विशेष शासन चलाने वाली संस्थाओं पे भी नज़र रखना है। ये सभी चीज़ें बच्चों राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए बच्चों राज्य के दायित्व की प्रकृति और क्षेत्र विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने हाल ही में गुजरात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं ना, उनके लिए भी संकेत किया था। तो मानवाधिकार आयोग किसी भी मामले की शिकायत की जांच के दौरान बच्चों केंद्र सरकार है या राज्य सरकार से किसी से भी कोई भी किसी भी प्रकार का रिपोर्ट मांग सकती है ना, और एक समय के अंतर्गत मांग सकती है। अगर मानवाधिकार ने बच्चों जांच कर लिया तो उसके बाद वो निम्नलिखित कदम उठा सकती है। क्या क्या कदम उठा सकती है? यदि जांच से पता चलता है बच्चों कि किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है या अनदेखी की गई है, तो वो राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए कह सकता है बच्चों। दूसरा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को दिशा निर्देश दे सकता है। तीसरा, पीड़ित सदस्य के लिए मुआवजा मांग सकता है। तो ये 3 काम बच्चों मानवाधिकार कर सकता है, क्योंकि बच्चों मानवाधिकार क्या है? अपने आप किसी को सजा नहीं दे सकता, उसको या तो सरकार से या तो उच्चतम न्यायालय से या तो खुद पीड़ित समुदाय सदस्य और उसके परिवार से अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए सरकार और प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। इसका अर्थ होता है बच्चों कि मानवाधिकार खुद अपने आप से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगला और अंतिम टॉपिक है बच्चों आपका गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ की भूमिका। तो मानवाधिकार का प्रभाव बच्चों किसी राष्ट्र की संप्रभुता की अवधारणाओं में बदलाव आया है। वर्तमान में बच्चों कोई भी देश अपने नागरिक के घरेलू सरोकारों से परेशान नहीं कर सकता, यानी कोई देश चाहकर भी अपने नागरिकों को परेशान नहीं कर सकती। नवीन अवधारणाओं से मुक्त मानवाधिकार के भूमंडलीकरण ने विश्व को एक गांव बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि मानवाधिकार अब वैश्विक सरोकार से जुड़ गए हैं। स्वैच्छिक संस्थाएं, जिन्हें गैर सरकारी संगठन कहते हैं, को विश्वव्यापी समर्थन प्रदान कर दिया गया है। पूरे विश्व में प्रत्येक समाज में मानवाधिकार को समर्थन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसे बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच ये 2 एनजीओ हैं जो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों। लगभग आधी शताब्दी पूर्व यह अनुभव सोच से परे था बच्चों कि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अपनी आंतरिक रिपोर्ट किसी बाहरी एजेंसी को देंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है बच्चों। यानी एजेंसियों के साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़ने में भारत में मानवाधिकार आंदोलन काफ़ी सक्रिय हो गया है बच्चों, और मानवाधिकार के संरक्षण के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखी जाती है। ये था बच्चों आपका चैप्टर मानवाधिकार, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको मैंने करा दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। मानवाधिकार की 4 जो मूल उदाहरणाएं बताई मैंने वो याद करना है। मानवाधिकार की 6 विशेषताएं याद करनी है बच्चों। उसके बाद में एनजीओ के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। आपके पास समय बहुत कम बचा है बच्चों। वीडियो को मैंने बहुत आसान भाषा में बनाया ताकि आप सुनते ही आपको समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप सारा करें, बस आप इतना करें कि आप पास हो जाएं। मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद बच्चों।